वी आर स्टार्टिंग विद ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन। ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन होते क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ऑक्सो जो वर्ड है वो ऑक्सीजन से आया है, एसिड जो वर्ड है वो हाइड्रोजन से आया है। आपने पढ़ा होगा अरेनियस एसिड, अरेनियस एसिड्स आर दोज व्हिच रिलीजेस H पॉजिटिव आयंस। तो ये बन गए ऑक्सो एसिड। अब इसके साथ हेलोजन फैमिली चल रही है तो हेलोजन भी होगा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो HClO, HbRO, HFO। एक से ज्यादा ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, HClO2, HClO3, HClO4। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है HOClO, HOClO2, HOClO3, लाइक ऐसे भी लिखते हैं। ये एक ही बात है, आप इसे चाहे HClO2 लिख दो, इसको आप HClO3 लिख दो, HClO4 लिख दो। ये सारे के सारे ऑक्सो एसिड हैं। ये फ्लोरीन के हो सकते हैं, क्लोरीन के हो सकते हैं, ब्रोमीन के हो सकते हैं, आयोडीन के हो सकते हैं। तो अभी हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आइए, ये एग्जाम्पल थे। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? ऑक्सो एसिड्स आर दोज, ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन क्या होते हैं? These are those acids in which oxygen, halogen, and hydrogens are present. These are oxo acids of आपके हेलोजन्स हो गए। आइए आगे चलते हैं। सर एक मिनट। हाँ जी, these are some examples of oxo acid. Fluorine form only one oxo acid, that is HOF. Chlorine form 4, HOCl, HOClO, HOCl2, HOClO3. Bromine generally form 3 and iodine also form 3. तो ये नोट करेंगे, आप नोट कर लीजिए। इनके फॉर्मूला के साथ इनके नाम भी लिखने हैं आपको। These are common name, you have to learn it. ये इनके कॉमन नेम्स हैं, ये आपको लर्न भी करने हैं साथ साथ में। अब हम इसके आपको डायग्राम्स बनाने भी सिखाएंगे और प्रॉपर्टीज भी बताएंगे। नोट करिए इनके। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। These are the structures. आइए हम पीछे चलते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को करने से पहले मैं आपको सिखाता हूं कैसे बनाने हैं। हम पीछे जा रहे हैं। एग्जाम में स्ट्रक्चर्स बनाने को भी आ जाते हैं। देखिए बेटा, जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाना है, आपको इसके अंदर हेलोजन के साथ एक OH तो लगाना ही लगाना है। अब इसके बाद देखिए कोई चीज बच रही है कि नहीं बच रही। पहला कंपाउंड तो बन गया। देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, फ्लोरीन की 1 होती है, तो सबकी बॉन्डिंग पूरी हो गई। HOCl ये भी सेम होगा, मैं इसको ऊपर बना देता हूँ HOCl। अब आइए HOClO, मैं सेकंड बना रहा हूँ, दिस इज सेकंड डायग्राम। ये मैंने सेकंड बनाया, इसको हम थर्ड कर देते हैं, सेकंड भी नहीं करते, थर्ड कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट डायग्राम, ये हमारा सेकंड डायग्राम, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड है। इसमें सबसे पहले तो एक OH लगाना है। अब देखिए क्या बचा, एक ऑक्सीजन बच गया, तो डबल बॉन्ड लगा दीजिए बस। अभी क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप इसको थोड़ा बेंड में भी लगा सकते हैं। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गया। मैं कलर चेंज करता हूँ और भी बेटर दिखे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ। क्लोरीन के अभी भी 4 बचे हुए हैं, तो 1 2 3 4। रियलिटी में 2 लोन पेयर्स हैं। अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो भी आपकी चॉइस है, नहीं करना चाहें तो भी आपकी चॉइस है। अब मैं डायग्राम 4 बना रहा हूँ। डायग्राम 4 के अंदर
क्लोरीन पे एक OH तो लगना ही लगना है, 2 ऑक्सीजन बच गए तो 2 डबल बॉन्ड O आ जाएंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में जाएगा। क्लोरीन के काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो एक लोन पेयर आ गया, ये उसका लोन पेयर आ गया। डायग्राम नंबर 5, डायग्राम नंबर 5 में Cl, एक OH तो आना ही आना है, 3 ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाले। क्लोरीन के देखिए 7 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तीनों पूरे हो गए, तो ये 7 के 7 बॉन्ड बन गए। अब ये जितने भी आगे हैं, इसका डायग्राम इससे मैच कर जाएगा, इसका डायग्राम इससे, इसका डायग्राम इसके, ये सारे मैच कर रहे हैं। आप कहते हैं तो मैं दोबारा बना के दिखा सकता हूँ। क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ जाएगा, ब्रोमीन की जगह आयोडीन आ जाएगा, द डायग्राम रिमेन सेम। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये बनाना है तो कैसे बनेगा, आयोडीन आ गया, एक OH लग गया, 3 ऑक्सीजन आ गया, द डायग्राम रिमेन द सेम। तो उम्मीद करते हैं सारे डायग्राम्स आपको क्लियर हो गए होंगे। जितने भी इधर मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं सबके डायग्राम अपने बना लिए हैं, नोट करिए इन सबको। Okay, we are just shifting to the next page. We have already done these structures. हर मॉलिक्यूल में एक OH तो आना ही आना है, बचा हुआ डबल बॉन्ड O लगाने हैं, चाहे आप नीचे की तरफ लगाइए या ऊपर की तरफ लगाइए, आपकी चॉइस होती है। अब है इंटर हेलोजन कंपाउंड। व्हाट आर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। जब दो डिफरेंट हेलोजन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, व्हाट आर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। जब दो डिफरेंट हेलोजन मिलके कंपाउंड बनाते हैं, लाइक ClF3 ClF5, आपका IF5 IF7, तो ये इंटर हेलोजन है, दो डिफरेंट हेलोजन मिलके कंपाउंड बना रहे हैं। F2 इज व्हाट, F2 इज इंट्रा हेलोजन। जब सेम हेलोजन मिलके कंपाउंड बनाएगा अपने साथ ही, दैट इज कॉल्ड इंट्रा। +1 में भी पढ़ा होता है इंटर और इंट्रा में क्या फर्क होता है। इंटर मीन्स वन विद अदर, इंट्रा मीन्स सेम। तो व्हेन टू डिफरेंट हेलोजन रिएक्ट ईच अदर, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। उम्मीद करते हैं हमने नोट कर लिया होगा, इसको करिए जल्दी से नोट, फिर हम आगे चल रहे हैं। ओके, आगे चल रहे हैं। These are the preparation of interhalogen compounds. यहाँ पे कंडीशंस मैटर, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ये चीजें मैटर करती हैं। क्लोरीन फ्लोरीन आपस में जब रिएक्ट होते हैं ClF बनता है। टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 437 केल्विन इन द फर्स्ट रिएक्शन। आपको एग्जाम में टीचर कंडीशंस देगा, तो आपको ये कंडीशंस पे बड़ा ध्यान देना है। अगर यही टेम्परेचर 573 केल्विन हो जाता है तो ClF3 बन जाता है। बैलेंसिंग तो आपने करनी है ना, एग्जाम में थोड़ी टीचर थोड़ी देगा। एंड अगर आयोडीन एंड क्लोरीन लेंगे, इक्विमोलर, दोनों के मोल्स बराबर है, तो ICl। क्लोरीन एक्सेस होगा तो ICl3, डाइल्यूट विद वाटर BrF3, एक्सेस Br5। ये 1-1 मार्क्स में रिएक्शन आ जाते हैं, तो इसे नोट करिए। नेक्स्ट, टाइप, फॉर्मूला, फिजिकल स्टेट एंड कलर एंड स्ट्रक्चर। पहला तो बड़ा ही सिंपल है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ClF, दो चीजों को जोड़ोगे तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, तो ये सारे लीनियर है, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत ही नहीं। ClF3
क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ClF3, तो 3 ClF3, 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन लगाने, एक इधर, एक वर्टिकली ऊपर, एक वर्टिकली नीचे, 2 लोन पेयर। अगर आप ध्यान से देखें, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक फ्लोरीन लग गया, यहाँ पे एक फ्लोरीन लग गया, यहाँ पे एक फ्लोरीन लग गया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए फ्लोरीन के, क्लोरीन के पास, तो 2 लोन पेयर बन गए। तो इसको टी शेप कहते हैं। आप ध्यान से देखिए, टी बन रहा है। रियलिटी में ये कौन सी शेप है? दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ध्यान से देखो, 5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसको इसके साथ जोड़िए, इसको इसके साथ जोड़िए, इसको इसके साथ जोड़िए, अब आपको दिख रहा होगा। और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो ये क्या बन गया? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पर इसको हम जनरली टी शेप बोलते हैं। इमेजिन करते हैं कि लोन पेयर नहीं है। अगर इमेजिन करिए लोन पेयर नहीं है, तो कौन सी शेप बन रही है? टी शेप। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? टी शेप। तो ये हमने 2 लोन पेयर ड्रॉ कर दी, एक। तो ये सारे वैसे ही हैं, ClF3, BrF3, IF3, ICl। अब IF5 में हम बना रहे हैं 5 फ्लोरीन लगाने हैं। तो क्लोरीन के पास टोटल 7 वैलेंस होते हैं। क्या होते हैं? 7 वैलेंस। आइए ICl, आप देखिए, हम ले रहे हैं IF5 ले लीजिए। IF5 हमें आयोडीन लिया, 5 फ्लोरीन, 1 2 3 4, एक ऊपर फ्लोरीन 5, नीचे एक लोन पेयर। ये बनेगा। देखिए 7 वैलेंस बन रहे हैं। आइए मैं इलेक्ट्रॉन्स लगाता हूँ डिफरेंट कलर। 1 2 3 4 5, लोन पेयर में 2 होंगे, 7 हो गए। अब जनरली जब हम ऐसे बनाते थे, इसको हम बोलते थे स्क्वायर बाइपिरामिडल। 2 पिरामिड बन रहे हैं। अब हमने एक पिरामिड हटा के उस पर लोन पेयर लगा दिया। हमने उसके अंदर एक लोन पेयर लगा दिया ऐसे नीचे की तरफ ऐसे। और मैंने आपको बताया जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कई बार लोन पेयर को इमेजिन करते हैं, वो नहीं है। अगर मैं लोन पेयर को इमेजिन करूं कि वो नहीं है, तो बताइए ये क्या बना? ये बना स्क्वायर पिरामिडल। एक इधर देखिए पिरामिड बन रहा है, एक पिरामिड है, तो ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया। अगर मैं 2 लगाता तो ये बाय पिरामिडल बन जाता। एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखिए A B B B B, ये स्क्वायर हो गया। अब पिरामिड एक ऊपर और एक नीचे। आई टेक अ डिफरेंट कलर। ये देखिए ऊपर का पिरामिड देखिए आप, ये ऊपर का पिरामिड बन रहा है। एक ऊपर पिरामिड बना, एक नीचे पिरामिड बनेगा। मैं नीचे का भी कलर चेंज कर देता हूँ और बेटर हो जाए। नीचे का पिरामिड देखिए बन रहे हैं, 2 पिरामिड बन रहे हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। मैं एक लाइन और बेटर लगा देता हूँ कि आपको और विजिबिलिटी बेटर हो जाए। ये नीचे देखिए 2 पिरामिड बन रहे हैं। अगर एक पिरामिड रह जाएगा नीचे वाला, अगर हम हटा देते हैं, अब मान लीजिए मैंने नीचे वाला हटा दिया जैसा इस केस में है, तो देखिए क्या बन गया? स्क्वायर पिरामिडल। तो इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, इसमें एक ही पिरामिड बन रहा है ऊपर की तरफ,
नीचे की तरफ नहीं बन रहा, ये पिरामिड ऊपर की तरफ है और ये आपस में जुड़े हुए हैं ऐसे सारे। नीचे स्क्वायर है, उसके ऊपर पिरामिड है। तो लोन पेयर को इमेजिन कर रहे हैं कि नहीं है। अगर हम लोन पेयर को इमेजिन करते हैं नहीं है तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल। तो वहां जाके ये नहीं समझ आता ये स्क्वायर पिरामिडल आया कहां से। उम्मीद करता हूं तुम्हें ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। स्क्वायर पिरामिडल कहां से आया, 1 2 3 एंड 4, ये चारों के चारों, तीनों के तीनों स्क्वायर पिरामिडल है। अब आ गया IF7। IF7 तो बड़ा ही सिंपल है, मैं इसको रब कर देता हूं। ये हमने रब कर दिया। इसमें आप पेंटागन बनाइए सबसे पहले। तो ये हम पेंटागन बना रहे हैं। ये हमने पेंटागन बना दिया, ये पेंटागन हो गया। एक ऊपर और एक नीचे, और इन सब पे हम बना रहे हैं IF7। आई बीच में आ जाएगा, ये आई हो गया, सेंटर में आई है IF7। तो ये 7 फ्लोरिंग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब पेंटागन पे 2 पिरामिड बन रहे हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। आइए पहले मैं आपको ऊपर की तरफ दिखाता हूँ। ये ऊपर की तरफ पिरामिड बन गया। अब मैं आपको नीचे की तरफ पिरामिड दिखा रहा हूँ। ये नीचे की तरफ पिरामिड बन रहा है। तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटागनल बाय पिरामिड। तो ये लास्ट शेप ये हो गई। तो ये सारे डायग्राम्स आप नोट करेंगे, नोट करिए इसको। आप सबने नोट कर लिया तो हम इसको क्लियर कर रहे हैं एंड शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट पेज। डिस्कस द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ BrF3 ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अभी हमने डिस्कस किया था, हम ऑलरेडी इसकी शेप डिस्कस कर चुके हैं। Br के पास टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तीनों पे फ्लोरीन लग गया। दो लोन पेयर आ गए। देन इट शुड बी अ टी शेप मॉलिक्यूल। ये एक टी शेप मॉलिक्यूल है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसका हम आंसर भी चेक करेंगे वो क्या दे रहे हैं। कर लिया नोट? यस सर। यस सर। हम आगे चल रहे हैं, देखते हैं। देखिए टी शेप बन गया है, आप इसको देखिए ध्यान से, टी शेप आ रहा है। पर इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, हल्का सा बेंट होता है। ये बेंट क्यों होता है आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट वेट, आई जस्ट शो यू। टी इज एग्जैक्टली लाइक दिस, पर अगर आप इसको ध्यान से देखें ये ऐसा है, हल्का सा यहाँ पे बेंट है। ये 180 डिग्री नहीं है। दिस एंगल इज नॉट 180 डिग्री, इट इज स्लाइटली लेस देन 180 डिग्री। रीजन, ये जो लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर आर पुटिंग रिपल्शन हेयर, जिसके कारण ये स्लाइटली बेंट हो जाता है। आप इसको स्लाइटली बेंट टी शेप भी कह सकते हैं। स्लाइटली बेंट टी शेप मॉलिक्यूल लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। हाँ, अगर टीचर आपसे पूछता है व्हाई इट हैज अ स्लाइटली बेंट टी शेप, देन यू कैन एक्सप्लेन। आपने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था
lone pair repulsions are more than lone pair bond pair is more than bond pair. This is the cause. आइए मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, आंसर पढ़ते हैं, आपको दिया हुआ है तो नहीं, दैट्स राइट। कर लिया नोट सबने? आइए हम आगे चल रहे हैं। हम यूजर्स, इंटरहैलोजन कंपाउंड के यूजर्स क्या हैं? द कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। एक तो ये सॉल्वेंट में यूज होता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट हो गए। इंटरहैलोजन कंपाउंड आर useful in fluorinating agent like ClF3, BrF3, एंड ये यूरेनियम की एनरिचमेंट में भी यूज होता है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यूरेनियम की जो एनरिचमेंट है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर। आपको पेपर में पूछा जाएगा कि कौन सी चीज यूरेनियम की एनरिचमेंट में यूज होती है, आप बोलेंगे इंटरहैलोजन कंपाउंड, स्पेशली ClF3 और BrF3। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए इसे। Enrichment means the purity of uranium has to be increased. In nature, uranium is generally 0.007%. That means if you withdraw anything like 100 grams, you will get 0.007 grams of uranium. अगर आप इसकी ओर को ढूंढते हैं और मान लो अगर ये 7 ग्राम्स है, तो इसका मतलब इसके पीछे 3 जीरोस और लगा दी गई, इतने ग्राम्स। इसका मतलब 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 and then 1 lakh. That means it is 100 kg of ore has only 7 grams of uranium. ore की बात कर रहे हैं, that is too less. तो इसकी प्योरिटी को 0.007 से आगे बढ़ा देना 5%, 10%, सो दैट ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज हो सके या ये एटॉमिक बॉम्ब में यूज हो सके। दैट इज कॉल्ड एनरिचमेंट। इंडिया ने जो ये न्यूक्लियर डील की थी आज से नियरली 10 ईयर बैक, वो यही थी। इंडिया जितनी कंट्रीज हैं जिनके पास यूरेनियम ज्यादा है, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ये जितनी कंट्रीज हैं इनके पास यूरेनियम ज्यादा है, एडवांस कंट्री जर्मनी हो गया, इनसे यूरेनियम लेगा, एनरिच यूरेनियम जिसका प्योरिटी लेवल ज्यादा था, और इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो बहुत सारी कंट्रीज को ये डाउट था कि इंडिया कैन यूज फॉर एटॉमिक बॉम्ब्स, बट इंडिया इज अ पीस लविंग कंट्री। तो बहुत सारी कंट्रीज ने रेडी हो गए थे, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और भी कई कंट्रीज थी, इटली। इन्होंने इंडिया के साथ डील की थी कि वो इंडिया को एनरिच यूरेनियम देंगे कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज कर सके। और बहुत सारी कंट्रीज ने इसका अपोज भी किया था, पाकिस्तान ने अपोज किया था, चाइना ने अपोज किया था। तो दैट इज अ कॉज। ओके, आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट है ये वाला इंटरहैलोजन कंपाउंड्स खत्म हो गया। वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद नोबल गैसेस। नोबल गैसेस इज ग्रुप 18। दिस इज द लास्ट ग्रुप ऑफ दिस पी ब्लॉक। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नोबल गैसेस के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। आइए इसके एलिमेंट्स लिखते हैं। दैट इज हीलियम, नेऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये नोबल गैस है तो इसको काउंट नहीं करते। तो आपको याद होना चाहिए हीलियम, नेऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये आपको लर्न होने चाहिए। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट है नोबल गैसेस में ये कहां से एक्सट्रैक्ट होते हैं, मिलते क्या है, ऑकरेंस कहां है इसकी। ऑल द नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन
आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एक सिर्फ रेडॉन है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है. All the noble gases except radon occurs in atmosphere. The atmospheric gases abundance in dry air is less than 1% by volume, in which argon is the main constituent. आर्गन मेनली कहाँ मिलती है? देखो 78% तो नाइट्रोजन है, 21% क्या बच गया? ऑक्सीजन. बची हुई जो 1% है उसमें सबसे ज्यादा आर्गन पाई जाती है. नेक्स्ट, हीलियम and sometimes neon are found in mineral of radioactive origin. ये जो हीलियम और नियॉन्स हैं ये रेडियोएक्टिव ओरिजिन्स हैं. ये क्या हैं? रेडियोएक्टिव ओरिजिन्स, रेडियोएक्टिव कंपाउंड्स में पाए जाते हैं. एंड जस्ट वेट, कौन कौन से रेडियोएक्टिव ओरिजिन्स हैं? ये आपके पिच ब्लेंड, मोनाजाइट, क्लेवजाइट, ये इसकी ओर्स हैं जहां पे पाई जाती हैं. द मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस. हीलियम मेनली कहां से मिलती है? आपके नेचुरल गैस से मिलती है. Xenon and radon are the rarest noble gases. सबसे रेयरेस्ट नोबल गैसेस कौन सी हैं? Xenon and radon. They are the rarest elements. आप इसको रेयरेस्ट एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, रेयरेस्ट नोबल गैसेस भी कह सकते हैं. रेडॉन डिके से मिलता है. रेडॉन जो है वो डिके से मिलता है. किसके? ये देखिए, जस्ट अ मिनट. इसमें अगर आप देखें, रेडॉन is obtained from a decay product of Ra. Ra itself is a radioactive element. तो इसको जल्दी से आप नोट करिए कि इनकी ऑकरेंस कहां से होती है. ये जो Ra है, दिस इज रेडियम. रेडियम अगर डिके हो रहा है तो Rn मिल रहा है आपको. जल्दी करिए. नेक्स्ट है, why are the एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 आर नोन एज नोबल गैसेस. बहुत कॉमन क्वेश्चन है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. जो नोबल गैसेस होती हैं वो बहुत कम रिएक्ट होती हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट ही नहीं होती, क्योंकि उनकी जो आउटर शेल है वो फुल्ली फिल्ड होती है. फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल है, इसलिए वो रिएक्ट ही नहीं होते. बहुत कम रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जो रिएक्ट होते हैं. आप ये बोलिए कि मेनली वो रिएक्ट ही नहीं होते, तो ये दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस. द एलिमेंट ग्रुप इन 18, पढ़िए एक बार. द एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप 18 हैव देयर वैलेंस शेल ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड and therefore react with few elements only under certain condition. Therefore they are known as noble gases. उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा. आइए हम आगे चल रहे हैं इसको. फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ऑल द नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक. इनकी एटॉमिसिटी 1 होती है. एटॉमिसिटी 1 होने का मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन. रेडॉन को तो देखते ही नहीं है. कभी He2 नहीं होता, कभी Ne2 नहीं होता. दिस इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक. एक ही एटम होता है इसके अंदर. दिस इज व्हाट मोनोएटॉमिक. दे आर कलरलेस, दे आर ऑर्डरलेस एंड दे आर टेस्टलेस गैसेस. ये कलरलेस भी हैं, ऑर्डरलेस भी हैं और टेस्टलेस भी हैं. दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. बिकॉज फुल्ली फिल्ड हैं तो उनकी फोर्स ऑफ डायरेक्शन काफी वीक होती है. तो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे हैव वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस. Helium has the lowest boiling point of 4.2 kelvins. अभी तक जितने भी एलिमेंट्स नोन है उसमें सबसे कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है
वो आपका हीलियम का है। वो किसका है? हीलियम का। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पे। It has an unusual property of diffusing to the most commonly used material such as rubber, gas and plastic. ये बहुत जल्दी डिफ्यूज कर जाता है, चाहे वो रबर हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो प्लास्टिक हो। तो इसीलिए इसको इवन स्टोर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो these are the what? Physical properties of noble gases. करिए नोट। Next one please. Why noble gases have low boiling point? Noble gases का boiling point low क्यों होता है? क्योंकि पहली बात, उसके अंदर कोई भी चार्ज तो है नहीं, चार्ज नहीं और बॉन्डिंग ये बनाते नहीं। तो हीलियम, one helium molecule is attracting the other helium molecule due to van der Waals forces. van der Waals forces जो होती हैं, van der Waals forces जो हैं, that is dependent upon size and mass. हीलियम का जो साइज और मास है वो सबसे कम है। तो अकॉर्डिंग टू अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हीलियम का सबसे कम, फिर नियॉन, फिर आर्गॉन, फिर क्रिप्टॉन, फिर ज़ेनॉन। तो ज़ेनॉन का सबसे ज्यादा होगा, फिर इस तरह चलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे साइज और मास बढ़ेगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और ये van der Waals फोर्सेस पे डिपेंड कर रहे हैं। van der Waals फोर्सेस दो चीजों पर डिपेंड करती है, साइज एंड मास। सबसे ज्यादा साइज और मास नोबल गैसेस में ज़ेनॉन का है और सबसे कम हीलियम का है। तो इसको जल्दी से नोट करिए। देन वी आर शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नोबल गैसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पैराग्राफ के ऊपर। आइए एक पैराग्राफ देखते हैं, इस पे क्वेश्चन बनेगा ध्यान से, इसीलिए आपको ये पैराग्राफ दिया गया है। All the attempt to force them to react to form compounds were unsuccessful for quite a years. In March 1962, that is the most important thing. मैं इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूँ। In March 62, Neil Braithwaite, then at University of British Columbia, observed the reaction between a noble gas. इधर देखो, just a minute please. The University of British Columbia observed the reaction of noble gases. First, he prepared a red compound, which is like this: O2 positive, PtF6 1 negative. He realized that the ionization energy of oxygen is very similar to xenon. नील ब्रेथवेट एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक कंपाउंड बनाया था O2 पॉजिटिव, PtF6 1 नेगेटिव। इसमें प्लेटिनम ने कंपाउंड बनाया। प्लेटिनम ने जो कंपाउंड बनाया उसने बनाया ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 1175 है। नील ब्रेथवेट को ये लगा कि ज़ेनॉन की भी तो आयनाइजेशन एनर्जी सिमिलर है, तो इसको भी कंपाउंड बनाना चाहिए। तो उसने फिर ज़ेनॉन के साथ ही रिएक्शन किया और बिल्कुल सिमिलर कंपाउंड बना। अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए, सी है। तो ये पहला कंपाउंड था जो नोबल गैसेस ने बनाया। तो इससे पता चला कि नोबल गैसेस भी कंपाउंड बना सकती हैं। आफ्टर दिस डिस्कवरी a number of xenon compound, mainly most of them with electronegative element like chlorine and oxygen, has been synthesized. तो इस पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आता है कि नील ब्रेथवेट को ऐसा क्यों लगा कि xenon कंपाउंड बना सकता है। Why Neil Braithwaite felt
xenon can form compounds? Write down a question. Why Neil Breathlett felt xenon can form compounds? तब आप इस पैराग्राफ को लिखेंगे वहां पे, तो जल्दी से इसको नोट करिए। एंड इट्स अ फेमस क्वेश्चन, एग्जाम में आता है और एनसीईआरटी से रिलेटेड है। आगे है, the compound of krypton are fewer, only difluoride krypton is formed, has been studied in detail. The compound of radon have not been isolated till now, okay, by radioactive tracer and all. No compound of argon, neon and helium is observed till now. So that is just a simple paragraph. Next है, preparation of xenon and fluorine compounds. Conditions are more important. If xenon and fluorine react together and the conditions are 673 kelvins and 1 bar, XeF2 is formed. When temperature is increased, it becomes XeF4. Temperature and pressure has been increased. Pressure become extreme, 60 to 70 bar. 1 bar is equal to nearly 1 atmosphere. Then XeF6 is formed. Xenon XeF6 can also be prepared by interaction of XeF4 and O2F2 at, this is the one, ये रिएक्शन लिखा हुआ है। तो पेपर में आपको कंप्लीट द रिएक्शन आएगा जनरली, तो आपको ये रिएक्शन आने चाहिए, तो जल्दी से इसको नोट करिए। देखिए आपको क्लियर हो गया। करिए नोट। अब हम आगे चल रहे हैं। These are the other reactions of xenon fluoride. XeF2 plus water will give Xe plus 4HF plus O2 when xenon is reacted with water. If xenon XeF2 react with PF5, it forms XeF positive and PF6 1 negative. These are the two different reactions, one here, one here. XeF4 reacted with SbF5, XeF3 1 positive and SbF6 1 negative. If XeF6 react with MF, M is a metal, it can be sodium, potassium or barium, cesium. M बाहर आ जाएगा, XeF7 अंदर आ जाएगा with 1 negative charge here and 1 positive charge here. इसको जल्दी से नोट करेंगे। नेक्स्ट है, these are the xenon oxygen compounds. Hydrolysis of XeF4 and XeF6 with water. तो देखिए XeF4 when reacted with water, it forms xenon plus XeO3 plus HF and oxygen. The major compound is XeO3. Here again XeF6 react with water to give XeO3. This is called complete hydrolysis and this is partial. याद करिए फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो एक फ्लोरीन अगर दो फ्लोरीन निकलेंगे तो एक ऑक्सीजन आएगा। दो फ्लोरीन निकलने पे एक ऑक्सीजन आता है। देखिए 2 और फ्लोरीन निकल गए, 2 और निकालिए, तो इस तरह चलता है ये। ऊपर मैं एक जनरल बता रहा हूं, और xenon 8 बॉन्ड नहीं बना पाता, xenon जनरली 6 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। नहीं 8 भी बनाता है, रेयर कंपाउंड होता है, XeF4 में बना लेता है। XeF4 में 4 बनाएगा, 8 नहीं बना पा रहा है। XeO3, XeO4 भी बनाता है, 8 बनाता है बट रेयर बनाता है। तो यहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए क्या है, 6 फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन निकले और 1 ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पे देखिए 6 फ्लोरीन थे, 4 फ्लोरीन निकल गए तो 2 ऑक्सीजन आ गए। ये पार्शियल है। जब ऑक्सीजन भी रहे और फ्लोरीन भी रहे, कंप्लीट होता है जब सारे फ्लोरीन निकल जाएं। 6 के 6 फ्लोरीन निकल गए, 3 ऑक्सीजन आ गए। 4 के 4 फ्लोरीन निकल गए, वैसे तो 2 ऑक्सीजन आने चाहिए,
बट जिनॉन 3 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, लाइक दिस, इस तरह से। इन्होंने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किसको बोला है कि जब सारे फ्लोरीन खत्म हो जाएं और ऑक्सीजन आ जाए, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट। और जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों होंगे, दैट इज कॉल्ड पार्शियल, दैट इज कॉल्ड पार्शियल। उतारिए इन रिएक्शंस को, मैं क्लियर कर रहा हूं, करिए जल्दी से नोट। चलिए आगे चल रहे हैं। XCO3 is colorless explosive solid and have pyramidal molecule structure। आइए इसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गए ऑक्सीजन के साथ, 2 यहाँ यूज हो गए, 2 यहाँ यूज हो गए, और एक लोन पेयर बन गया। लोन पेयर हैज 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। मैंने आपको पहले भी समझाया कि जब आप इमेजिन करेंगे कि लोन पेयर नहीं है तो भी एक शेप निकलती है, लाइक दिस। तो इसे पिरामिड की फॉर्म कह रहे हैं। वैसे ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, पर अगर हम इमेजिन करें कि लोन पेयर नहीं है, दैट देन इट इज पिरामिड। नेक्स्ट इज XeOF4 has square planar molecular geometry। XeOF4, आइए स्केयर पिरामिडल, आइए देखिए इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। जेनॉन, जेनॉन आ गया, 4 फ्लोरीन स्केयर में लग गए, ये स्केयर हो गया, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर चले गया, एक लोन पेयर नीचे आ गया। तो अगर आप इमेजिन करेंगे लोन पेयर नहीं है, तब आप ये जान पाएंगे कि ये पिरामिडल ज्योमेट्री है। जस्ट वेट, मैं कलर चेंज कर देता हूं, तब आप ये जान पाएंगे ये पिरामिडल ज्योमेट्री बन गई। इमेजिन करिए लोन पेयर नहीं है, तो आपको बिल्कुल स्क्वायर दिखेगा, ये स्क्वायर पिरामिड देखिए। स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड बना हुआ, तो ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है। तो मैं ये लाइंस को फिलहाल हटा रहा हूं, तो आपको दिख गया होगा इसको स्क्वायर पिरामिडल क्यों कहते हैं। और नीचे इन रियलिटी एक लोन पेयर होता है, ये एक नीचे लोन पेयर है। तो इट इज अ कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड हैविंग स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। ये स्ट्रक्चर्स हैं XeF2 के, दैट्स वेरी गुड। मैं आपको जल्दी से बना के दिखा देता हूँ XeF2 का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नंबर 1 XeF2, ये 2 फ्लोरीन लग गए। अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, तो इसके पास 3 लोन पेयर्स होंगे। जो इसके पास 3 लोन पेयर होंगे वो देखिए, एक इस तरफ, 2, एक इधर, एक इधर। आप चाहें तो इसको आप लीनियर कह सकते हैं, आप इसको ट्रायंगल बाइपिरामिडल भी कह सकते हैं। लोन पेयर को इमेजिन करिए नहीं है तो लीनियर बन जाएगा, लोन पेयर को इमेजिन करेंगे तो ट्रायंगल बाइपिरामिडल। सेकंड XeF4, तो आप इसको स्क्वायर प्लेनर भी बोल सकते हैं, आप इसको ऑक्टाहेड्रल भी कह सकते हैं, लाइक दिस। तो ये स्क्वायर प्लेनर एंड ये स्क्वायर हो गया आपका, स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहेड्रल। सी या थर्ड XeF6, XeF6 में 6 फ्लोरीन्स लगा दिए, तीन और 3 6, एक लोन पेयर, चाहे आप नीचे लगा दीजिए चाहे ऊपर लगा दीजिए। तो ये बन गया। इसको वैसे 6 हैं, तो अगर आप इमेजिन करिए लोन पेयर नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल बन जाता है। 6 को ऑक्टा कहते हैं, आपको मालूम है। डी
फोर्थ वन XeF4O, 4 फ्लोरीन स्केयर में आ गए, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर चले गया, एक लोन पेयर नीचे आ गया। तो ये क्या बन गया आपका स्केयर पिरामिड। स्केयर पिरामिड, लोन पेयर नीचे है एंड डबल बॉन्ड O ऊपर है। XeO3 अभी हमने बनाया था, 3 ऑक्सीजन्स। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हो गए जो एनसीईआरटी में कोई भी गिवन है आपके। अब हम आगे चल रहे हैं, आप चाहें तो इसको रोक के द्वारा सुन सकते हैं या स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। ये जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई है वही स्ट्रक्चर्स हैं। तो आइए आगे चल रहे हैं। Does hydrolysis of XeF6 leads to a redox reaction? ये आपके लिए क्वेश्चन है। जब XeF6 होता है और उसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनाता है XeOF4 एंड XeO2F2। तो आप ये जो इनके आप ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालेंगे तो आप ये पाएंगे ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, नो। तो आप इसको आराम से बैठ के चेक कर लीजिएगा ये रिडॉक्स रिएक्शन बनता है कि नहीं बनता, पर एंड में नहीं आएगा। आइए आगे चल रहे हैं। Uses, this is the last topic. Uses of noble gases. Helium is non-inflammable and light gas. Hence it is used in the filling of balloons for meteorological observation. Like आजकल Google आपको ये बताता है कि मौसम कैसा होगा, तो उन्होंने जगह जगह पे बैलून्स छोड़े हुए हैं जिनमें हीलियम है। बैलून की जो मूवमेंट्स होती हैं उनसे वो वेदर को प्रेडिक्ट करते हैं, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी लगाए हुए हैं उन्होंने, पर उसकी मूवमेंट से भी प्रेडिक्ट करते हैं कि हवा किस तरफ चल रही है, कितनी चल रही है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ, टेम्परेचर क्या है। इट इज यूज इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज होता है। दिस इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। लिक्विड हीलियम इज यूज एज क्रायोजेनिक फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एट लो टेम्परेचर। हीलियम को कूलिंग करके हम, आपने पढ़ा होगा, चीजों को प्रिजर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना, वहां यूज होता है। टू यूज, इट इज यूज एंड प्रोड्यूस सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स। आपने पढ़ा होगा सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। सुपर कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स विच ऑफर जीरो रेजिस्टेंस। तो ये NMR, स्पेक्ट्रोमीटर्स, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो हम बीमार हो जाते हैं तो उसमें जाके करवाते हैं। एक बड़ा सा मैग्नेट होता है, उसके अंदर बॉडी को लेके जाते हैं, तो वहां यूज होता है। स्कूबा डाइवर्स यूज करते हैं इसको। इट इज यूज्ड इन डाइल्यूट ऑक्सीजन। इट इज यूज्ड एज diluent फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न इक्विपमेंट लाइक डन बाय स्कूबा डाइवर्स, वहां यूज हो रहा है। तो इसको नोट कर लेंगे आप। तो ये था आपका नोबल गैसेस। यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही है। बाय बाय, एंड अच्छे से चैप्टर को रिवाइज करिए। थैंक यू।